हेलो नमस्कार अदावर जय सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के वन एवं वनस्पति के बारे में ढेर सारी बातें एक ही क्लास में। और इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज की कक्षाएं नहीं देखी है तो अभी जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पर जाके हमारी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज की कक्षाएं देखिएगा। इसके साथ में आपको बजट दे दिया गया है, बजट के एमसीक्यू भी दे दिए गए हैं और स्टैटिक जीके की भी क्लास आपको दे दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आने वाली वीडियो में उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न। आइए, तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है, क्या वह 8 है, क्या 10 है, क्या 12 है, क्या 14 है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में जो हमारे वन मंडल है तो वह टोटल कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो कौन कौन से हैं? जयपुर, याद रखिएगा। कौन सा है? जोधपुर। उसके बाद याद रखिएगा आप कोटा, कोटा के बाद याद रखिएगा बूंदी, बूंदी के बाद आप याद रखिएगा अजमेर, अजमेर के बाद देखिएगा भरतपुर, भरतपुर के बाद हम बात कर लेते हैं टोंक, टोंक के बाद हम देख लेते हैं झालावाड़ को, टोंक के बाद देख लेते हैं झालावाड़, झालावाड़ के बाद कर लेते हैं चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद देख लीजिएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद में देख लीजिए सिरोही और सिरोही के बाद में हमारा है बांसवाड़ा। पूछा जा सकता है, कभी यह प्रश्न भी जब पूछा गया था कि वन मंडलों की संख्या कितनी है तो 12। आज के हिसाब से यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वन मंडल है, कौन सा वन मंडल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसको आप याद रखिएगा, कब किया गया? तो 18 फरवरी 2010। आपने कुछ याद आ रहा होगा, हमने सिंचाई परियोजना की थी, वहां पे हमने बात की थी हमारी नवीनतम जल नीति की, तो वो कब थी? 17 फरवरी 2010। तो कुछ चीजें अगर रिलेट करती हो तो वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये क्या होगा? 18 फरवरी 2010। तो ऑप्शन नंबर 1 की हमारा कह रहा है फरवरी 2010, मार्च 2011 नहीं, अगस्त 2010 भी नहीं, सितंबर 2011 भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा, बताइएगा किसने की? तो वो हमारे की थी 1910 में। कब? 1910 में। 1910 में सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना जो लेके आए थे वो थी जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत। और वहीं बात कर लेते हैं 1935 में। तो 1935 में वन अधिनियम जो लेके आए थे वो थी हमारे अलवर रियासत। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए हो सकती है खास। तो वन संरक्षण योजना की बात कर रहे हैं तो मारवाड़ नहीं, जयपुर भी नहीं, जोधपुर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1982, 1965, 1979, 1950। तो कब हुई? 1950 में। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो याद रखिएगा, जो जैविक विविधता नियम बनाए गए वो बनाए गए 2010 और इसी के तर्ज पर, इसी के अकॉर्डिंग हमारे 14 सितंबर, कब की बात? 14 सितंबर 2010 को बनाया गया जैव विविधता बोर्ड। तो देखिए 2014 नहीं, 2012 भी नहीं, 2010 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों में आच्छादित होना चाहिए? यह पूछा गया है कितना प्रतिशत वनों में होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं देश के अकॉर्डिंग। किसके बात कर रहे हैं? देश के अकॉर्डिंग। तो कितना होना चाहिए? 20%, 15%, 25% या 33%? तो याद रखिएगा 33% होना चाहिए कम से कम। और 20% क्या होना चाहिए? राज्य के संपूर्ण भूभाग का वृक्षाच्छादित, राज्य के संपूर्ण भूभाग का वृक्षाच्छादित। तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी हो गया हमारा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के
राजस्थान के कौन से जिलों में खसगास उत्पादित होती है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है लगभग यहां में खसगास देखने को मिलती है। तो पूर्वी हिस्से के कौन से जिले जो ज्यादा? भरतपुर, सवाई माधोपुर और एक और जिला टोंक, ये 3 जिलों की हम बात करेंगे। तो हमारे ऑप्शन देख लो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बिल्कुल भी नहीं। धौलपुर, करौली, अलवर थोड़ा बहुत पर अधिक नहीं। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ भी नहीं। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक इस यहां पे सर्वाधिक होती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं खसगास पे। जिले आपको बता चुका हूं, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। खसगास की जड़ से, अगर इसकी जड़ से सुगंधित तेल निकलता है, उससे शरबत व इत्र बनाई जाती है। इसके तनों से, जो खसगास के तने होते हैं, उससे कूलर के पर्दे बनाए जाते हैं। ये कमरों में खुशबूदार व ठंडा करने के लिए उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? सेवन, दामन, खस, अंजन। तो याद रखिएगा, किस घास की बात कर रहे हैं हम? खसगास की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा पर्दे बनाने के काम आता है? अभी बात करके हैं किसकी? खसगास। खसगास के किससे? तने से। तो आंवला नहीं, खस बिल्कुल सही। तेंदू थी तो बीड़ी के लिए हो गया, तो ये भी नहीं, और 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो बताइए जी, किससे किया जाता है? सागवान, धोकड़ा, सालर, तेंदू। बिल्कुल, अभी बात करके आए थे तेंदू की, और तेंदू से क्या करते हैं? बीड़ी बनाई जाती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं तेंदू के बारे में। ये तेंदू का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिमरू, और इसे वागड़ का चीकू भी कहते हैं। उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने में। जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, ये मुख्यतः जिले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बाकी ये दक्षिण के अंदर पाया जाता है। देखो, तेंदू का वैज्ञानिक नाम कैसे याद करोगे? तेंदुलकर की टीम, तेंदुलकर की टीम। तो तेंदू टिमरू याद रखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 11 देखिए, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, प्लास या पारस या पीपल। तो ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है डाक। डाक का ही दूसरा नाम है प्लास। क्या नाम है? प्लास। और इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं खर्रा। क्या कहते हैं? खर्रा। और इसी को कहते हैं जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्लास है, ये डाक है, ये गोंद के लिए भी उपयोगी होता है। ये वाला हमारा जो वृक्ष है, और इसके साथ में इससे होली में खेलने के लिए रंग भी बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, सेवन क्या है? बताइए जी, सेवन क्या? तो जी, सेवन एक तरह की क्या है? घास है। क्या है? घास है। कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और कौन से जिले में मुख्यतः? जैसलमेर में। और कम वर्षा में उगने वाली एक तरह की घास है। तो देखो, झालावाड़ में मीठे पानी की झील नहीं है। कम वर्षा में उगने वाली घास, बिल्कुल ये बात तो सत्य है। एक दुर्लभ वन्य जीव नहीं। मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार, ये भी नहीं। कम वर्षा में उगने वाली झील का नाम क्या है? सेवन। तो थोड़ी सी बात और देख लो, अल्प वृक्षा में उगने वाली पौष्टिक घास, बिल्कुल सही बात। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है। यह बात भी आप याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम लस्सीथुरस सिडुकस। इसका सेवन क्या वैज्ञानिक नाम क्या है? लस्सीथुरस सिडुकुस। तो कैसे याद रखोगे? सेवन किया लस्सी का कस मार के। तो लस्सी का सेवन कस मार के, कैसे सेवन किसका किया? लस्सी का कस मार के। ये याद रखिएगा। टीम तेंदुलकर की तेंदू टिमरू, ठीक है। अगर सेवन करोगे तो किसका? लस्सी का। तो सेवन घास लस्सीथुरस सिडुकुस याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर, नाली। बिल्कुल, घग्गर का ही दूसरा नाम नाली है, नदियों में पड़ चुके हैं।
सेवन घास अलवर। नहीं सर, सेवन घास अलवर में कहाँ होती है? सेवन घास तो हमारे पश्चिम राजस्थान में होती है, पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर जिले में होती है। तो ये वाला ही हमारा गलत है। संगमरमर नागौर सही है। मलवा बाढ़ ये हमारा बाड़मेर में बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। हरित राजस्थान योजना कब आरंभ और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए जी, तो पहली बात तो यही है कब आरंभ हुई, तो ये हुई 18 जून 2009 को। कब? 18 जून 2009 को। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजकीय व निजी मतलब सरकारी और प्राइवेट जो हमारी जमीन थी उन पर वन के जो हमारा वन रोपण था उसको बढ़ाना, वन के क्षेत्र को बढ़ाना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है 2007 में, तो 7 की तो बात ही नहीं कर रहे। 2009-10 बिल्कुल 9 की बात कर रहे हैं, में वन क्षेत्र को बढ़ाना, बिल्कुल यही हमारा उत्तर सही होगा। 2004-5 में ये भी नहीं, 2003 में ये भी नहीं, ये हमारा सही होगा। थोड़ी सी बात देख लीजिए हरित राजस्थान योजना के बारे में। शुरुआत 18 जून 2009। कार्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य। तो याद रखिएगा एग्जाम में आ सकती है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिएगा कौन से वन होते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन व झाड़ियां ये तो पाई जाती है हमारे पश्चिम राजस्थान में, और मिश्रित पतझड़ वन ये पाई जाते हैं हमारे पूर्वी राजस्थान में। शुष्क वन की बात करें तो ये भी हमारी पश्चिम राजस्थान में, और शुष्क सागवान वन की बात करें तो ये पाई जाती है हमारे दक्षिण राजस्थान में। तो जो हमारे 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वो भी कहाँ होती है? दक्षिण राजस्थान में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शुष्क सागवान वन। कुछ बात कर लेते हैं शुष्क सागवान वन के बारे में। मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन को कहते हैं शुष्क सागवान वन। क्षेत्र कौन सा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। देख लीजिए लगभग दक्षिण का हिस्सा आ रहा है। वर्षा कितनी? 75 से 120 सेंटीमीटर। सागवान वृक्ष का यूज उपयोग कहाँ होता है? इमारती लकड़ी के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। अभी बात करके गए हैं कौन से जिले? दक्षिण के जिले। कौन कौन से जिले थे ये देख लीजिए आपके सामने एक बार और। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ व प्रतापगढ़ की हम बात की है तो देखो भरतपुर अलवर ये तो पूर्वी है, ये नहीं। श्रीगंगानगर बीकानेर ये भी नहीं। जालौर सिरोही भी नहीं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर बिल्कुल सही, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन देखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाहरित यही नहीं पाई जाती। सर यही नहीं पाई जाती, बाकी तो देख लें उष्ण कटिबंधीय कंटीली बिल्कुल पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित बिल्कुल 0.39% कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू में पाई जाती है ये वाली। तो शुष्क व अर्धशुष्क पर्णपाती तो ये भी पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। प्रश्न नंबर 18, अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां व अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो देखो होता कुछ इस प्रकार है कि एक रियासत थी, वहां के कुछ सैनिक गए पेड़ काटने के लिए, तो लोगों ने वहां पे विद्रोह किया, लोगों ने उन्हें पेड़ काटने नहीं दिए और लोग जाके पेड़ों से चिपक गए। जब ये लोग पेड़ों से जाके चिपक गए तो वहां के राजा हुए थे अभय सिंह। कहां के राजा थे अभय सिंह? जोधपुर के। कहां के? जोधपुर के। उन्होंने आदेश दिया कि पेड़ काट लाओ चाहे कुछ भी हो। तो वहां पे 363 लोगों ने अपना बलिदान भी दिया और पेड़ भी कट गए। इसके साथ में एक बात और याद रखिएगा कि ये हुआ कहां पे? खेजड़ली गांव में। कहां पे? खेजड़ली गांव में। और इसी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। तो हम बात कर रहे हैं 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ काटने का आदेश दिया? तो वो कौन से राजा थे? सिक्कर? नहीं। जोधपुर बिल्कुल सही। इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो खेजड़ली मेला लगता है वो कहां लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है एकमात्र वृक्ष मेला। कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। यह बात भी आप याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। संगठन जिसे वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था, कौन सी थी 2015 के अंदर? तो बताइए। वह जलधारा विकास संस्था थी भीलवाड़ा वाली, वन विकास संस्था प्रतापगढ़ वाली, ग्राम वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति सूरजगढ़ वाली, और आदिवासी वन विकास संस्था माउंट आबू वाली। तो वह थी जलधारा विकास संस्था भीलवाड़ा। और एक बात और याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो पहला दिया गया वो किसे दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को। किसे? गंगाराम बिश्नोई को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20। शुष्क वन संस्था आफरी, शुष्क वन संस्था आफरी कहां स्थित है? तो सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब होती है? 1985 को। कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। तो नागौर नहीं, बीकानेर भी नहीं, जैसलमेर भी नहीं, जोधपुर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को कहा जाता है? बताइए। बीड़, पेडॉक्स, 1 व 2 दोनों, कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, कहते हैं बीड़। देखिए, बीड़ या ओरण, ये घास के मैदान या चारागाह भूमि को कहते हैं। कहां पे है ये? अजमेर, भीलवाड़ा, ये याद रखिएगा, बीकानेर, जोधपुर और शेखावटी। तो शेखावटी में हमारे कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है, देखिए, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1995, 96 में, 2007, 92, 93 में, 2001, 2 में। तो कब की गई? याद रखिएगा, 1992, 93 में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरावली वन रोपण परियोजना के बारे में। ये क्या परियोजना थी? किस लिए थी? अरावली को पुनः हरा भरा करने के लिए। सहयोग किसने किया? जापान के OECF, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड ने 10 जिलों में शुरू की गई 1 अप्रैल 1992 से, समाप्त हो गई 31 मार्च 2000 से। यह बात भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में इस प्रकार के आजकल प्रश्न बनने लग गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सालर वन बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुद्भिद वन जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ वन कोटा। पहली ये बात तो सही है, कोटा वाला। शुष्क वाला भी सही है, सदाबहार वन भी सही है, परंतु सालर वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते, तो ये सही नहीं है। सालर वन कम से कम 450 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, चित्तौड़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है, इसकी लकड़ी का प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। यह वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, यहां पाई जाती है 39%। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या सदाहरित। तो देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार बिल्कुल सही। अर्धशुष्क पतझड़ भी नहीं, उष्ण कटिबंधीय कंटीली भी नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में से केंद्रित है। बिल्कुल हमने ये बात कही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बात भी सत्य हम पढ़ के आ चुके हैं। माउंट आबू में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल अभी लास्ट ये बात ही करके आए हैं। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, नहीं, पश्चिम राजस्थान में मिश्रित पतझड़ नहीं है, यहाँ पे तो शुष्क और अर्धशुष्क वाले हैं। मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पे है? पूर्वी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए सही, बी सही, सी सही। ए बी सही, तो इसमें एक कमी है, तो ये नहीं, बी सी भी नहीं, सी डी भी नहीं, ए बी सी सही, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, थोड़ी सी मिश्रित पतझड़ वन के बारे में बात कर लेते हैं। इनको कहते हैं शुष्क मानसूनी खुले वन।
मिश्रित पतझड़ के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, डाक का वृक्ष, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक। धोक के वृक्ष सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़ और अलवर में। और कौन से? खेर, आंवला, कुरुंदा और साल। मुख्यतः कौन से? अरावली के पहाड़ी भाग में। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन में, विषुवतीय वन में, टेगोवन में, मरुस्थलीय वन में। बिल्कुल, ये बबूल हमारे मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। कुछ और देख लीजिए, शुष्क और मरुस्थलीय वन में पाए जाने वाले कौन कौन से वनस्पति वन पाए जाते हैं? बबूल, खेजड़ी, तुहर, केर, किक्कर, बेर, फोग, रोहिड़ा। ये वाले आप याद रखिएगा। उसके बाद घास की बात करें, सेवण घास, दामन घास, अंजन घास, करड़, मुरात, ये वाली घास भी पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? बताइए जी। अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र शुष्क। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं, सेवण घास कहां? पश्चिम राजस्थान, और पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर में। तो वहां कौन सी है? शुष्क जलवायु में। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? आरोही का मतलब, अवरोही का मतलब उतरना, और अवरोही का मतलब उतरना, आरोही का मतलब चढ़ना। देख लो, आरोही मतलब चढ़ना, मतलब कम से ज्यादा की ओर, उतरना मतलब ज्यादा से कम की ओर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो इस प्रकार हमें क्रम बताना है। उससे पहले कुछ आपके लिए एक स्लाइड है, ये देखिएगा। देखो, हमारे जो राजस्थान में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वो है 58.11%। शुष्क पर्णपाती वन 58.11%। ये देखिए, इस प्रकार हमारा ये प्यारा राज्य राजस्थान आ गया। तो हम ये बात कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया जो हमारा पश्चिम एरिया है, वहां का लगभग एरिया 58.11 शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती। ये हमारा पूर्वी एरिया मिश्रित पर्णपाती में आता है। शुष्क सागवान, ये नीचे का दक्षिण का हिस्सा आता है। उपोषण, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, ये हमारे यही पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। और उपोषण कटिबंधीय सदाहरित माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में हमें उसको लगाना है। तो देखिएगा, शुष्क पर्णपाती बिल्कुल 58.11 ये पढ़ के आए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं मिश्रित पर्णपाती, बिल्कुल 28.38 की बात की थी। उसके बाद में शुष्क सागवान नहीं है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन बिल्कुल 6.26। उपोषण कटिबंधीय सदाहरित 0.39%। हमारे प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से ये वाला उत्तर सही है। मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, पहले कम नहीं पहले ज्यादा वाला आएगा, तो ये गलत हुआ। उपोषण कटिबंधीय 0.39 है, तो सबसे कम वाला आ गया। उष्ण कटिबंधीय 0.26 वाला, 6.26 वाला आ गया। फिर उपोषण वाला आ गया, फिर मिश्रित, तो ये वाला भी सही नहीं है। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 1 नंबर। क्योंकि देख लीजिए एक बार और, शुष्क पर्णपाती 58.11, मिश्रित पर्णपाती 28.38, शुष्क सागवान 6.86, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार 6.26, उपोषण कटिबंधीय सदाहरित 0.39। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना 2011 से 19 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण और सिंचाई। तो ये योजना सिंचाई से संबंधित नहीं थी। तो और इसका जो वित्त पोषित जो इसमें सहायता दे रहा था वो दे रहा था जायका। ये जापान की कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जायका दे रही थी सहायता इसके अंदर। और इसकी अवधि भी 2 वर्ष को बढ़ा दी गई थी। 2019-20 और 2020-21 तक ये योजना चली थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पूछा गया है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा कब? 5 जून। 5 जून को क्या है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिएगा कब? 5 जून। राजीव गांधी के जन्म दिवस पे नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पे। बिल्कुल यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थोड़ी सी बात और देख लो, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बारे में। प्रारंभ कब हुआ? 2012 से। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे संस्था में 5 लाख रुपए और व्यक्ति वर्ग को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और रुपए के साथ में रजत कमल ट्रॉफी व प्रमाण पत्र भी
दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 31, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। तो बताइए जी, हरे सोने के नाम से कौन सा जाना जाता है? सालर, ढोकड़ा, बांस, गुल्लर। तो बांस हमारा हरे सोने के नाम से जाना जाता है आदिवासियों में। और ये पाया कहां कहां जाता है? तो देख लीजिए, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और सिरोही में और एक कोटा में। यहां हमारा बांस, जिसे हरा सोना आदिवासियों कहते हैं, पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके साथ में देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा आप। उसके साथ में विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च को। ये वाली बातें भी याद रखना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब? 23 मार्च को। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, बिड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? बात की थी घास के मैदान की, बात की थी हमने ये शुरू के अंदर। घास के मैदान होते हैं, कौन किस क्षेत्र में पाई जाती है बिड़? तो बताइए जी। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने बात की थी अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, शेखावटी क्षेत्र की। तो देख लीजिए, कोटा, बूंदी, सिरोही की तो बात ही नहीं की, जयपुर, अलवर, टोंक की भी बात नहीं की, सीकर, शेखावटी क्षेत्र की बात की, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा की भी बात की थी। अजमेर, भीलवाड़ा अजमेर है पर पाली की बात नहीं की थी, ये भी नहीं। हमारा 3 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत है? बताइए जी, कौन सा है? तो देख लीजिए कौन सा है। बबुल, बिल्कुल ये तो गोंद का स्रोत है। बांस नहीं है, नीम भी बबुल का स्रोत है और पीपल भी है। तो शायद इस प्रश्न में ये पूछ रहा होगा कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है, नहीं पूछ रहा होगा क्या? नहीं, तो बांस नहीं है, बबुल है, नीम है, पीपल है और इसके साथ में याद रखना ढाक भी है। कौन सा है? ढाक, वो भी है। और एक बात और याद रखना, चौहाटन कहां पे है? बाड़मेर में। और ये किस चीज के लिए फेमस है? गोंद के लिए। कि कहां पे? विश्व प्रसिद्ध हमारा चौहाटन बाड़मेर विश्व प्रसिद्ध गोंद के लिए फेमस है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो बताइए जी कौन सा है? उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बिल्कुल माउंट आबू पारिस्थितिकी मित्र संभाग है। अगला प्रश्न देखिएगा, वनोत्पाद पेड़ सुमेलित कीजिए। इमारती लकड़ी हमने बात की थी, किसके लिए बात की थी? कुछ याद आ रहा होगा आपको। बिल्कुल हम सागवान के बारे में बात कर रहे थे। तो देख लीजिए, ए में 2 वाले रखिए, बाकी काट दीजिए, 1 को काट दीजिए और 4 को काट दीजिए। उसके बाद कोयला, तो कोयला के लिए कौन सा? ढोकड़ा। उसके बाद कत्था, कत्था किससे तैयार की जाती है? तो खेर से। और बीड़ी तेंदु से तैयार की जाती है। हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर काट दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। सालर वन, ढाक वन, सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन। देखो शुष्क सागवान वन कहां? दक्षिण में। तो दक्षिण में कहां? बांसवाड़ा में। ये देख लीजिए, जिसके डी में 1 है वो रखो, बाकी काटो, ये काट दो, ये काट दो, ये भी काट दो। 1 नंबर हमारा सही उत्तर। सदाबहार वन बिल्कुल सिरोही में होते हैं, ढाक वन चित्तौड़गढ़ में होते हैं और सालर वन अलवर में होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 38 और आज का अंतिम प्रश्न, भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? तो बताइए जी, किसके अधिनियम के आधार पर हो गई? तो हो गई हमारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा। किसके द्वारा? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा स्वायत्तता समाप्त हो गई। और इसी के साथ में आज की कक्षा यही होती है हमारी समाप्त। और आपका कक्षा में निरंतर बने रहने के लिए
धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, आने वाली वीडियो में उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लेना। और इसके साथ में ज्योग्राफी की सीरीज की कक्षाएं और हमारे बजट की कक्षाएं, स्टैटिक जीके की क्लास जिन्होंने नहीं देखी तो अभी देखिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।